अब आप लोगों का जो नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये बात बता दूं कि जो आप लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो आप लोगों की कंपनी, चाहे आप लोग कोई भी इंडस्ट्री ले लो, कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लो, कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लो, हर इंस्टीट्यूशन की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस लिए बनाती हूँ, इस तरह से बनाती हूँ ताकि आप लोग अपनी चीजों को एनालिसिस कर सको। वह इस वजह से किया जाता है ताकि आप लोग को बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चले। अगर आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाओगे, अगर आप लोग अपने बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नहीं करोगे, तो आप लोगों को चीजों के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी। आप लोगों को आवाज आ रही है मानूर? यस जी मैम मैम। आ रही। आ रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इस वजह से करती हो ताकि आप इसके अंदर आप लोग अपने बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, चीजों को साथ साथ नोट डाउन, और इस तरह का चीजें पूछी जानी है। आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो चीजों को प्रिपेयर करते हो, एक इनकम स्टेटमेंट होती है और दूसरी आप लोगों के पास बैलेंस शीट होती है। जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो आप लोगों को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में अवेयरनेस देती है, और जो आपके पास बैलेंस शीट आती है वो आप लोगों को एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में अवेयर करती है कि आपके एसेट्स कितने और आप लोगों की लाइबिलिटीज कितनी है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या होगा। नेट प्रॉफिट जो होता है वो आप लोगों की बिजनेस का मुनाफा होता है, आपकी बिजनेस की स्ट्रेंथ होती है, आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन का एक पॉइंट है, उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। और जो नेट लॉस होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होता है। अगर आप लोग लेट्स सपोज करो कि अगर आप लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, एक बिजनेस कर रहे हो, आप लोगों का रनिंग बिजनेस है, आप लोगों ने उस द मस्ट अर्निंग द इट इज द बेटर वे कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन का ये थीम होना है कि मैंने जो प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए। चाहे आप लोग अपनी एग्जांपल ले लो कि अगर आप लोग एक बिजनेस करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग इसीलिए बिजनेस करते हो कि अगर हमने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है तो बिजनेस से कुछ अर्निंग भी करनी है। विदाउट अर्निंग तो आप लोग कोई भी काम नहीं करते। डिस्कस कर रहे थे कि एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को, अभी मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि जो आप लोगों की हर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका एनालिसिस करना मस्ट होता है। अगर आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एनालिसिस नहीं करते तो आप लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में नहीं पता चलता। आप लोगों का एनालिसिस जो है वो आप लोग किस बिहाफ पे करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिहाफ पे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेकआउट किया जाता है। इसलिए हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में यही चीजें पढ़नी है कि हम बिजनेस का किस तरह से एनालिसिस करते हैं, किस तरह हम लोग जो है वो चीजों को पिक करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो जी यार। अब यहाँ पे अब आप लोगों की ये बात आएगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस द प्रोसेस और of understanding the risk and profitability of a firm, business, sub-business or project through analysis of reported financial information by using different accounting tools and techniques। अब वो कहते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है हम उसमें क्या करते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। आप लेट्स सपोज करो कि जब भी कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हो आपको नहीं पता चल रहा होता कि बिजनेस के अंदर जो है हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आप रिस्क लेके, आप एक चांस लेके बिजनेस को स्टार्ट कर देते हो। जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो फिर आप लोग फर्दर जो है वो नई नई चीजों का एनालिसिस करते जाते हो। जब आप लोगों को पता चलता है कि अब मैंने बिजनेस को जो है वो स्टार्ट कर लिया है, अब मैंने बिजनेस के अंदर ऐसे ऐसे जो है वो चीजों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ऐसे ऐसे चीजों को जो है वो चेकआउट करना है, ऐसे ऐसे चीजों के ऊपर टेक्निक्स जो है वो अडॉप्ट करनी है। जब आप लोग डिफरेंट वे से डिफरेंट चीजों को कंबाइन करते हो, उन चीजों का एनालिसिस करते हो, उन चीजों की रिपोर्टिंग करते हो, उसको क्या कहते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो किस लिए करते हो, आप बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। अब जैसे आप लोग लाइक एग्जांपल कर लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एमटीएम की हम एग्जांपल कर लें कि एक एमटीएम जो है वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है।
उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया उसको नहीं पता था कि मुझे प्रॉफिट होना है या मुझे लॉस होना है, उसने रिस्क के बिहाफ पे बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। जब बिजनेस को उसने स्टार्ट किया तो उसने फर्दर जो है वो प्लानिंग करते 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 जो है अपने आप को सेट किया। जब उसने पहले साल प्लानिंग की फिर उसको पता चला कि नहीं ये मेरे वीक पॉइंट है, मुझे ऐसे नहीं ऐसे चीजों के इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट जब वो नेक्स्ट सेकेंड ईयर में गए तो फिर उनके पास ज्यादा जो है वो टेक्निक्स आ गई, ज्यादा नॉलेज आ गया, ज्यादा उन लोगों को अवेयरनेस होगी कि अब हमने चीजों को कैसे जो है वो सेट करना है। ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप लोग चीजों के अंदर जो है वो रिपोर्टिंग करते हो, चीजों की इम्प्लीमेंटेशन करते हो, चीजों के अंदर प्रोजेक्ट को तैयार करते हो, चीजों के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन लेके आते हो, चीजों की टेक्निक सेट करते हो। ये सारा प्रोसेस किस वजह से करते हो कि आपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना है, बिजनेस के प्रॉफिट को चेक करना है कि आया आपको बिजनेस में से कितना प्रॉफिट हो रहा है। आपको मैंने फर्स्ट पे यही बात बताई कि हर ऑर्गेनाइजेशन का थीम क्या होता है कि अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट, कि उन्होंने प्रॉफिट को अर्न करना है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो विदाउट प्रॉफिट या विदाउट अर्निंग तो नहीं ना कर सकते। उनका क्या थीम होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का कि अगर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है तो हम लोगों ने इससे जो है वो डबल ट्रिपल सूरत में उससे रिसीव भी करना है। तो इस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इस वजह से करते हो कि आप लोग अपनी डिफरेंट कैटेगराइज में चीजों को लेके आते हो, इंप्लीमेंट करते हो, उन चीजों की प्लानिंग करते हो, फोरकास्टिंग करते हो और उसके बिहाफ पे जो है वो इससे प्रॉफिट अर्निंग करते हो। उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का नाम दे देते हैं। क्लियर है ये बात? यस जी मैम। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो? क्लास किसी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अरे फातिमा आई है क्लास में? अहमद आई है आपकी क्लास की? जियान? यस मैम। नेक्स्ट वाली स्लाइड कर दो मानूर बच्चे। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है नेक्स्ट वाली स्लाइड में कि हाउ एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हम लोग जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस जो है वो किस बिहाफ पे करते हैं और किस लिए करते हैं। फर्स्ट पे है कि इंटरनल यूजर्स जिसमें मैनेजमेंट होती है, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं हमारे पास। एक्सटर्नल यूजर्स में लेट्स सपोज करो उसने एग्जांपल दी हुई है कि इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं एंड स्टॉक मार्केट एनालिसिस एंड ऑडिटर्स हैं। अब आई थिंक सो जब हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था तो मैंने आप लोगों से ये बात डिस्कस की थी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चाहे वो बैंक्स हो जाए, चाहे वो इंडस्ट्रीज एरिया हो जाए, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट है, अब हम लोग किस वजह से जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस का एनालिसिस करवाते हैं ताकि हमें पता चले कि कितना हमारा प्रॉफिट है, कितना हमारा लॉस है और हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग को इन चीजों के बारे में गाइडलाइन देती है, अवेयरनेस देती है कि अगर आप लोग इंटरनल यूजर्स हैं आपके, जो आपकी मैनेजमेंट है, उसने किस तरह चीजों को एनालिसिस करना है। अगर लेट्स सपोज करो कि हम जैसे अभी एक लास्ट बात यही कर रहे थे प्रीवियस स्लाइड में कि जो आप लोग के इंटरनल जो है वो यूजर्स होते हैं या इंटरनल मैनेजमेंट होती है, इंटरनल एम्प्लॉय होते हैं, अगर उनके हैंड ओवर कर दिया कि जाए कि जी आपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करना है, तो उन्होंने क्या करना है जी, ऑर्गेनाइजेशन में बता देना कि हमारा प्रॉफिट जो है वो हमें बहुत कम होता है, हमारे लॉसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, किस वजह से कि हमें टैक्स कम पे करना पड़े। और जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जिसमें हमारे पास एजेंसीज आ जाती हैं, क्रेडिटर्स आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स आ जाती हैं, मार्केट्स आ जाती हैं, हमारे ऑडिटर्स आते हैं, अगर उनके हैंडओवर हम लोग जो है ना वो ये बात कर दें कि आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करना है, उन्होंने एग्जैक्ट आपको बताना है कि कितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन थी, कितना आपको प्रॉफिट हुआ और कितना आप लोगों को लॉस हुआ। जैसे जस्ट लाइक आप अपनी एग्जांपल कर लो, अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मुझे पता है क्लास में कौन बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट करता है, बच्चे की कैसी परफॉर्मेंस है, वो कैसे जो है वो चीजों को एडजस्ट कर रहा है, कैसे चीजों को पिक कर रहा है।
मुझे तो ईच एंड एवरीथिंग पता होगा। अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अगर मैं किसी सेकंड पर्सन को या किसी और टीचर्स के हैंड ओवर ये बात कर दूं कि आपने इन बच्चों से जो है ना क्विज लेना है, या इन बच्चों का पेपर लेना है, या इन बच्चों से असाइनमेंट रिसीव करनी है, अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस चेक हो रही है तो डेफिनेटली उसने एक एग्जैक्ट आप लोगों को चीज बतानी है कि इस बच्चे में ये फॉल्ट है, इस बच्चे की ये परफॉर्मेंस है, इस बच्चे की ये परफॉर्मेंस है। मैं तो एक आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों की जो है क्लास की मेंबर हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों का एक इंटरनल यूजर हूँ। अगर यही वाली अथॉरिटी मैं तो बच्चों को जो थोड़ा बहुत होगा वो मैं कर दूंगी कि मुझे पता है ये बच्चे ऐसे ऐसे करने वाले हैं, या ऐसे ऐसे चीजों को पिक कर लेते हैं, ऐसे ऐसे चीजों को हैंडल कर लेते हैं। तो जो एक थर्ड पर्सन होगा, एक सेकंड पर्सन होगा, जिसको हम एक्सटर्नल यूजर्स का नाम देते हैं, उसको नहीं पता होगा, उसने एग्जैक्ट ही बताना है कि इस बच्चे में ये फॉल्ट है, इस बच्चे में ये है, इसमें इस चीज की परफॉर्मेंस की कमी है, ये इसको कैसे सेट करना चाहिए। इसी तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है, जो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स होते हैं वो चीजों को किसी और सेंस में ले रहे होते हैं। आप लोगों का प्रॉफिट और लॉस जो है वो प्रॉफिट को कम बताते हैं, लॉस को ज्यादा कर देते हैं। जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उन्होंने आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करके देनी है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हमने एनालिसिस किया, अब इसके बिहाफ पे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सेट कर लो। क्लियर है क्लास की बात? Yes, ma'am. That's a clear point. Any questions asked? जी नेक्स्ट वाली स्लाइड करो बच्चे। ये अली जान कौन है? नाम देखो कैसे रखे हुए हैं। अली कौन है? अली के नाम से किसकी आईडी है? मैम वाली खुद ही है। क्या हुआ? मैम ये उसका पूरा नेम है। अली के किसके नाम, किसकी है ये आईडी अली जान के नाम से? मोहम्मद जुहेब कौन है? मोहम्मद जुहेब कौन है? यस मैम। मोहम्मद जुहेब, वो आप मोहम्मद जुहेब क्या पढ़ रहे हैं? हम एनालिसिस पढ़े हैं मैम, फाइनेंशियल किस एनालिसिस। चीज का एनालिसिस पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पे हमारा थर्ड वाली स्लाइड पे उसने कहा कि वो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फर्स्ट पे उसने कहा है कि जो आप लोगों के पास व्हाट डू इंटरनल यूजर यूज इट फॉर, कि जो हमारे इंटरनल यूजर्स हैं हम उनको कैसे जो है वो यूज करते हैं अपनी कंपनीज के अंदर। फर्स्ट पे है कि प्लानिंग, इवेल्युएशन एंड कंट्रोलिंग कंपनी ऑपरेशंस। मैंने अभी आप लोगों को लास्ट पे भी ये बात बताई कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का प्लानिंग सिस्टम होता है, इवेल्युएशन सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितने भी ऑपरेशन प्रोसेस चल रहे होते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारी मैनेजमेंट के अंदर। हमारी मैनेजमेंट जो होती है उसका काम होता है डिसीजंस करना है, चीजों को कंट्रोल करना है, चीजों की प्लानिंग करनी है और चीजों को इवेल्युएट करना है। अगर आप लोगों को शायद ये बात याद हो, मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि सबसे पहले चीजों में प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, लीडिंग करते हो और कंट्रोलिंग करते हो। बताई थी ना ये मैंने आप लोगों को बात? जी मैम। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी। अच्छा, मुझे आयशा खान बताएगी। आयशा खान, मैंने किस स्टेटमेंट में आपको ये बात बताई थी? मैम आपने ये आयशा फर्स्ट खान कौन है? लेक्चर जब हमारा हुआ था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने ये बात बताई थी कि फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट में मैंने ये बात, ठीक है, कि सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हो, लीडिंग करते हो, चीजों को कंट्रोल करते हो। ये सारा होता है जो हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं जिनको हम लोग मैनेजमेंट का नाम देते हैं। उसके बाद व्हाट डू यू एक्सटर्नल यूजर्स यूज इट फॉर,
assessing part performance and current financial positions and making predictions about the future profitability and balances of the company as well as evaluating the effectiveness of management. देखिए जो हमारी एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो हमारी फाइनेंशियल जो है पोजीशंस को चेक आउट करते हैं, हमारी जो फ्यूचर प्रॉफिट होता है हमारा करंट प्रॉफिट होता है हमें उनके बारे में इवेल्युएट करके बताते हैं और ये एक इफेक्टिव मैनेजमेंट का काम होता है। अगर आप लोग सपोज करो अगर आप लोग सीएस के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, अगर आप लोगों से कहा जाए कि अभी आप लोग सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो ना? जी मैम। क्लास ऐसे ही है, आप लोग सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, अगर आप लोगों से कहा जाए कि आप लोगों ने जो है वो अपनी डिग्री जो अभी कंप्लीट नहीं करनी या आप लोगों को कोई टास्क दिया जाए कि आप लोग उसको फुलफिल करो, आप लोग तब तक नहीं कर सकते जब तक आप लोगों को पूरे सीएस के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी। इसी तरह जो हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर्स या एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनको पूरी ग्रिप होती है, उनके पास एक पूरी एबिलिटीज जो है वो नॉलेज होता है, एबिलिटीज होती हैं जिसके भी हाफ पे वो ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट करते हैं। ऑडिट करने के बाद वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस को चेक करते हैं और फाइनेंशियल पोजीशंस को चेक आउट करने के बाद बताते हैं कि फ्यूचर में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशंस कैसी होगी, अब करंट में उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या होंगी और नेक्स्ट जो है वो आपके फ्यूचर में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो रेशियोज कैसी होंगी। यहाँ तो किसी बच्चे को क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन है कि ये जो इंटरनल यूजर्स हैं तो ये क्यों एनालिसिस कर सकते और प्रेडिक्शन कर सकते हैं? अहमद दोबारा से बोलो, क्या कह रहे हो? मैम ये जो इंटरनल यूजर्स हैं ये क्यों नहीं प्रेडिक्शंस कर सकते और एनालिसिस कर सकते? आपकी बात नहीं थी। अच्छा, आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि मैडम जो हमारे इंटरनल यूजर्स हैं हम उनको ही क्यों नहीं ऑडिट देते कि वो भी एक्सटर्नल जो है वो ऑडिट कर सके, ऐसे ही है? मैम यही पूछ रहे हो हम आप? यस मैम। अब बात सुनो, अब जैसे मैं आप लोगों की क्लास की टीचर हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, चाहे आप लोगों की फिजिकल क्लासेस हैं चाहे आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हैं। जैसे वो आपकी क्लास का दानिश एक बच्चा था, जब लास्ट टाइम मैंने आप लोगों की फिजिकल क्लास ली तो उसने बड़ी एक अच्छी बात कही, उसने कहा कि मैडम मैंने कहा आप सीएस में कैसे आ गए हो? उसने कहा कि मैडम मुझे नहीं पता था, बस मेरा एडमिशन यहाँ हुआ, मैंने उस एडमिशन ले लिया। मेरा नेक्स्ट उससे ये क्वेश्चन रेज हुआ कि आपने विदाउट थीम ही क्वेश्चन जो है ना वो सीएस में एडमिशन ले लिया। उसने कहा मैडम बस ना पढ़ना ही था, बस मैंने ना इसमें एडमिशन ले लिया। फिर मैंने उससे ये बात पूछी कि कितनी सीजीपीए है आपकी? उसने कहा कि जी मैडम मेरी 3.6 बताई उसने। मैंने कहा इतनी सीजीपीए कैसे आ गई आपकी? कहता है कि मैडम पेपर हो जाते हैं तो फिर बाद में ना टीचर्स का मिन्नत करने वाला हिसाब होता है, ठीक है। अगर आप लोग एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो या आप लोगों के जो टीचर्स हैं, आपने डेफिनेटली टीचर्स के साथ बात करनी है। टीचर को पता होता है ये मेरा स्टूडेंट है, टीचर आप लोगों को जैसे तैसे जो है ना वो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दे देते हैं, ऐसे ही है। अगर आप लोग टीचर्स, अगर आप लोग अपनी एग्जांपल कर लो, क्लास के सीआर है, अगर वो टीचर्स के साथ कोई बात करते हैं कि टीचर आज हम क्लास नहीं लेंगे या हमें नेक्स्ट लेक्चर ना पढ़ाया जाए या हमारा क्विज या असाइनमेंट्स ना ली जाए, तो टीचर्स ने कहना है कि चलो ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनकी बात भी जो है ना वो थोड़ी बहुत सुन लेनी चाहिए। अगर यही वाली बात आप जाके अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कहते हो कि जी आज हम क्लास नहीं लेना चाहते, आपको भी पता होता है कि वो कितना ऑब्जेक्शन करते हैं इस बात पे कि आप लोग क्यों नहीं क्लास लेना चाहते, आपने क्लास लेनी है चाहे जो मर्जी भी हो जाए, ऐसा ही है ना। क्योंकि उनके लिए पूरी यूनिवर्सिटी जो है ना वो एक ही सीक्वेंस में है, उनको किसी बच्चे से कोई पर्सनल लिंक नहीं है, कोई पर्सनल उनका किसी के साथ कोई नहीं है। इसी वजह से ऐसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है, जो आप लोग के एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं ना, वो आप लोगों के, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल कर लें कि हमारे पास कमर्शियल बैंक है और हमारे पास एक सेंट्रल बैंक है जिसको हम लोग
क्या कहते हैं कि वो जितने भी आप लोगों के बैंक्स होते हैं ना, उनका हेड जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का किसी बैंक के साथ कोई पर्सनल लिंक नहीं है। जितने भी बैंक, जैसे हम लोग बैंक ऑफ पंजाब की बात कर लें, HBL, MCB बैंक है, UBL बैंक है, अलाइड बैंक है, जितने भी बैंक है उसके लिए सारे एक ही जो है ना वो कैटेगरी में आ रहे हैं। उसने किसी को जो है वो फेवर नहीं देनी। उसने कहना जो एक रूल है ना वो सारे वही इंप्लीमेंट करेंगे। किसी को मैंने कोई फेवर नहीं देनी कि इसके लिए ये वाला रूल है, इसके लिए ये वाला रूल है और ये इसके लिए पॉलिसी है। जो भी रूल्स उसने, जो भी रेगुलेशंस, जो भी पॉलिसी बनानी है वो ऑल ओवर द बैंक्स के ऊपर सेट होनी है। ठीक है। इसी तरह जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट किया जाता है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनल पर्सन है तो वो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपनी, उनको पता होता है कि हमने अपनी मैनेजमेंट को कैसे सेट करना है। उन्होंने सब कुछ ओके करके एक रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट बना के हेड ऑफिस को सेंड कर देनी है। लेकिन जो आप लोग के हेड ऑफिस है ना वो सम टाइम जो है वो डाउटफुल ही हो जाते हैं कि इसने ये रिपोर्ट बनाई है, इसने किस सेंस में बनाई है, यहाँ पे तो ये इस तरह सेट होनी चाहिए थी। फिर वो इसके लिए अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपने आप को जो है वो फुली एक सिक्योर करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिट करवाते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट उन लोगों से करवाते हैं जो उनके अपने पर्सन्स होते हैं, ताकि उनको पता चले कि बाकी ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रही, या हमारे साथ कोई घपला तो नहीं कर रही, या हमें चीजों के बारे में मिसगाइड तो नहीं कर रही। इस वजह से एक इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट करवाया जाता है। ओके मैम, लाके समझ। ठीक है। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? चलो मानो नेक्स्ट वाली स्लाइड करो बच्चे। अब नेक्स्ट है आप लोगों का कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स है। फर्स्ट पे उसने कहा है कि पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट। फर्स्ट वन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेटर टू स्टॉक होल्डर्स है, ऑडिटर्स रिपोर्ट है, उसके बाद मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड एनालिसिस है। अब यहाँ पे प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है, अगर हम लोग इसको इन शॉर्ट देखें, प्राइमरी जो इंफॉर्मेशन होती है या प्राइमरी एनालिसिस वो होता है जो फर्स्ट टाइम आप लोग इम्प्लीमेंट करते हो। जैसे लेट्स सपोज करो हम एक बुक का नाम रख लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि मार्केट में जो है ना वो पहले कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक नहीं थी, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक एक राइट की है, राइट करके हम लोग उसको मार्केट में लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है। मार्केट में अगर हम लोग उसको लेके आना चाह रहे हैं तो हमारे पास ऐसे थोड़ी ना बुक आ जाएगी, या हम उसको थोड़ी ना ऐसे पब्लिश कर लेंगे, या हम लोग उसका डाटा ऐसे थोड़ी ना कलेक्ट कर लेंगे। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, मार्केट को एनालिसिस करना होगा। जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी चीज इंप्लीमेंट करते हो, कोई भी चीज जो है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, कोई भी चीज जो है वो फर्स्ट टाइम आप जो है वो रेडी कर रहे हो, उसको प्राइमरी इंफॉर्मेशन कहते हो। प्राइमरी वो होता है जो आप लोग न्यूली फॉर्मल प्रेजेंट करना चाह रहे हो। जैसे हम लोग यहाँ पे भी बुक की एग्जांपल कर रहे थे कि एक हम लोग बुक पब्लिश करना चाह रहे हैं जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस का नाम दे देते हैं कि हम मार्केट में पहले कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बुक नहीं है। हम पहले मार्केट में गए हैं, हमने वहां पे जाके जज आउट किया, एनालिसिस किया कि क्या मार्केट में पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक तो नहीं सेल हो रही थी। उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे कोई बुक जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नहीं सेल हो रही। हमारे पास ये डाटा कलेक्ट हो गया कि नहीं बुक सेल हो रही। फिर हम लोग ने क्या करना है, हम लोगों ने ये स्किल्स यूज करनी है कि अगर हम लोग बुक पब्लिश करना चाह रहे हैं कि किस तरह हम लोग को बुक पब्लिश करनी चाहिए, कौन से ऐसे पॉइंट्स, कौन सी ऐसी हम लोग को इंग्रेडिएंट्स यूज करने चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी बुक को फुली जो है वो कंप्लीट पब्लिकेशंस में कन्वर्ट करें और उसको मार्केट में लेके आए। इन शॉर्ट जो है वो फाइनेंस प्राइमरी इंफॉर्मेशन वो होती है जो आप लोग फर्स्ट टाइम, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेटर्स टू स्टॉक होल्डर्स हैं, ऑडिटर्स। जैसे आप लोग अपनी एग्जांपल कर लो कि अगर आप लोग अपने CS के स्टूडेंट्स हो, हम कहें कि यूनिवर्सिटी में पहले कंप्यूटर साइंस की जो है वो डिग्री अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने क्या किया, पहले यूनिवर्सिटी ने आप लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर
के स्टूडेंट्स हो, आप लोग यूनिवर्सिटी के पायनियर स्टूडेंट्स हो। आपने क्या, यूनिवर्सिटी ने क्या किया, यूनिवर्सिटी के पास पहले कोई भी जो है वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। उन्होंने फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर नई टेक्नोलॉजीज, नई इनोवेशंस लेके आनी चाहिए, जिसके भी हाथ पे हम लोगों ने एक नया जो है वो डिपार्टमेंट अरेंज करेंगे, जिसको हम लोग कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का नाम देंगे। उसको प्राइमरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है क्लास? जी मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। कोई ऐसे तो नहीं कहते थे यस यस? नो मैम, आती है तो फिर ही बताते हैं, आपको समझ आती है। है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। प्राइमरी जब आप लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, आप लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग डाटा जो है ना वो सेट कर लिया, फिर आप लोगों ने जब एक ऑर्गेनाइजेशन सेट की है, या आप लोगों ने कोई बुक ही बनाई है, बुक की एग्जांपल कर लेते हैं कि एक बुक ही बनाई है, फिर आप लोगों ने उसकी एक रिपोर्ट भी बनानी है। रिपोर्ट में आप लोगों ने ये बात देखनी है कि जो आप लोग जो है बुक बना रहे हो, क्या रिपोर्ट में ये बात देखोगे कि जो आप लोग ने बुक मार्केट में सेल की है, कि वाकई वो सेल हो रही है, नहीं सेल हो रही, क्या कस्टमर उस चीज को परचेज कर रहा है या नहीं परचेज कर रहा। अगर तो परचेज कर रहा है तो आप लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक प्रॉफिट की सूरत में बनेगी। अगर आप लोग कस्टमर नहीं उस चीज को परचेज करें, आप लोगों की चीज को डिसलाइक करते हैं, तो वो आप लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो नेट लॉस की सूरत में बनेगी। अब नेक्स्ट उसने लिखा है कि नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे आप लोग अपने सपोज करो कि अगर मैं आप लोग को, अभी हम बुक की एग्जांपल कर रहे हैं, अगर मैं आप लोग को बुक के अंदर जो है ना वो सिर्फ नोट्स लिख के दे दूं, या आप लोग को एक स्टेटमेंट की सूरत में ना दूं, आप लोग को जस्ट लाइक पॉइंट की सूरत में जो है वो पूरी बुक पब्लिश जो की है उसको दे दूं, तो क्या इस चीज को कस्टमर जो है या स्टूडेंट्स जो है जो बाय करते हैं, क्या वो इस चीज को लाइक करेंगे? कभी भी नहीं लाइक करेंगे। उनको क्या पता कि हम लोगों ने मटेरियल जो है वो कहाँ से परचेज करना है। उसके बाद आ जाता है कि लेटर्स टू स्टेक होल्डर्स। वो कहते हैं कि जो आप लोग के स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो आप लोग की कंपनी के मेंबर्स होते हैं, उनको उनके पास जितने भी आप लोग के प्राइमरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है वो डाटा आप लोगों के स्टेक होल्डर्स के पास होता है। उन्होंने ही सारी जो है वो चीजों को सेट करना होता है, चीजों की इंफॉर्मेशन लेनी होती है, और जितने भी सेटअप्स हैं वो स्टेक होल्डर्स के हैंड ओवर जाने, उन्होंने ही इस लेटर्स के थ्रू जो है उनको सेटअप करना है। उसके बाद वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट अकाउंट जो होता है, जो ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है उसमें इंडिपेंडेंट वो होता है जो खुद मुख्तार होता है। ठीक है, और दूसरी उसने कहा कि मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड एनालिसिस क्या होता है। वो कहते हैं कि जो आप लोगों के मैनेजमेंट होती है उसने ही सारी जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है उनका एनालिसिस करना होता है, चीजों को जज करना होता है, चीजों के बारे में प्लानिंग करनी होती है, चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन किसके ऊपर होती है? हमारे प्राइमरी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के ऊपर होती है। जब आप लोग फर्स्ट टाइम जो है किसी भी चीज का प्लान करते हो, किसी भी चीज का एनालिसिस करते हो, तो वो हमारा प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेस होगा। और ये सारा काम कौन करेगा? हमारी मैनेजमेंट करेगी। वो हमें डाटा कलेक्ट करके देगी, हमें रिपोर्ट्स जो है वो सेट करके देंगी, जिसकी वजह से हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेकआउट करेंगे। और फाइनेंशियल पोजीशन जो है जब हमारी चेकआउट हो जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगी, हमें पता चल जाएगा उससे कि अब हम लोग अप की तरफ जा रहे हैं, कंडीशन हमारी अप में जा रही है या डाउन में जा रही है। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो महमूद। अब यहाँ पे आ जाता है आपका कि सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होते हैं। फर्स्ट पे एग्जांपल दी हुई है कि न्यूज़पेपर है, प्रेडिक्टेड्स है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशंस है। अब सेकेंडरी इंफॉर्मेशन क्या होती है? सिंपल सेकेंडरी इंफॉर्मेशन वो होती है, जैसे आप लोग एग्जांपल करो कि एक हम शैम्पू की एग्जांपल कर लेते हैं कि जो आप लोगों के शैम्पूज हैं, क्या मार्केट में सिर्फ अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हो तो क्या सिर्फ मार्केट में आपकी ही मोनोपोली होती है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन ऐसी प्रोडक्ट नहीं बना रही क्या? बोलो, बताओ, शाबाश।
आमना इलियास कौन है? आमना इलियास कौन है? आमना मुझे ये बात बताओ कि अगर मैंने अभी आप लोगों को जस्ट लाइक एग्जांपल की है कि आपके पास जो है ना वो एक आप लोग शैम्पू की प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हो, क्या मार्केट में सिर्फ आप ही शैम्पू बनाओगे या कोई और भी जो है वो कंपनीज बना रही हैं? मैम और भी होंगी। और भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, नहीं हो हैं? यस ठीक है। अब सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज वो होते हैं जिसमें पहले ऑलरेडी चीजें बन रही होती हैं, आप उसमें कुछ एडिशंस करके कुछ पॉइंट की एडिटिंग करके आप अपनी चीज को मार्केट में लेके आते हो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल की है क्लास कि एक शैम्पू की प्रोडक्ट है, मार्केट में डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो मार्केट में शैम्पू सेल हो रहे हैं। हम भी क्या करना चाहते हैं, एक अपनी शैम्पू की प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना चाहते हैं। पहले जैसे हम लोग एग्जांपल दे लेते हैं कि अगर एक सनसिल्क जो है वो शैम्पू है, उसके पास ये ब्लैक कलर है, गोल्डन है, पिंक है, व्हाइट है, या उसके पास डिफरेंट कैटेगरीज में जो है ना वो एक शैम्पू बना रहे हैं। हम लोगों ने क्या देखा, हमने उनको पहले मार्केट को एनालिसिस किया, हमने देखा कि ये क्या क्या कर रहे हैं, किस किस तरह की चीजों को सेल आउट हो रही है, क्या इनकी प्राइसेस है, क्या कस्टमर इस चीज को लाइक कर रहा है कि नहीं लाइक कर रहा। ये सारी चीजों को हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया। ठीक है। जब आप लोग सेकेंड टाइम कोई प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रही होती है, आप भी उस तरह की चीज को बनाते हो, बना के उसमें सम ऑफ पॉइंट जो है वो ऐड कर देते हो, उसको आप लोग सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज का नाम देते हो। ठीक है। अब जैसे आप लोग सपोज कर लो कि आप लोग अपनी एग्जाम्पल कर लो कि अगर आप लोग सीएस के स्टूडेंट्स हो, तो क्या आप लोगों का फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, उससे पहले कोई स्टूडेंट्स नहीं थे? जी मैम, थे पहले स्टूडेंट। थे ना पहले भी स्टूडेंट्स। कायनात कौन है? जी मैम। कायनात मुझे ये बात बताओ कि आप लोग जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो सीएस के फर्स्ट टाइम के स्टूडेंट्स हो, या आप लोगों से पहले भी आप लोगों के सीनियर्स जो हैं वो सीएस के स्टूडेंट्स हैं? मैम सीनियर्स भी हैं हमारे। सीनियर्स भी हैं। अच्छा, आप लोगों के जो उन सीनियर्स के साथ जो उनके रूल्स रेगुलेशन जो पॉलिसीज थी, क्या आप लोगों के साथ भी वैसे ही हो रहा है? जी मैम। बोलो क्या कह रहे हो? यस मैम। वैसे ही हो रहा है। अच्छा ठीक है। उसके बाद अली रजा कौन है? यस मैम। अली रजा मुझे शाबाश ये बात बताओ कि अगर आप लोगों की यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है, क्या जीसी के रूल्स, क्या जीसी के रेगुलेशन और पॉलिसीज आप लोगों के रूल्स और रेगुलेशन पॉलिसी सेम है? नो मैम, दोनों के डिफरेंट हैं। दोनों डिफरेंट है। ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि सेकेंडरी इंफॉर्मेशन क्या होती है। जब सपोज कर लो कि जी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो है ना वो पहले बनी है, और जो यूनिवर्सिटी जीसी यूनिवर्सिटी है वो बाद में बनी है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है ना वो उनके रूल्स और रेगुलेशन जो है ना वो कुछ और थे। जब जीसी यूनिवर्सिटी बनने लगी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी हम लोगों ने पहले जो है ना यूनिवर्सिटीज को विजिट करना है कि यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट्स के साथ किस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, क्या उनके रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। जब उन लोगों ने उनको विजिट कर लिया तो फिर उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी। फिर डेफिनेटली जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी उनके माइंड में नए नए आइडियाज आने लगे कि हम इस तरह भी सेटअप कर सकते हैं, हम इस तरह भी सेटअप कर सकते हैं, हम लोग ये वाली पॉलिसी भी अडॉप्ट कर सकते हैं, या हम लोग अपने आप को ऐसे भी सेट कर सकते हैं। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन वो होती है जो आप लोगों की ऑलरेडी जो है वो मार्केट में चीज हो, या ऑलरेडी जो है वो आप लोग उस चीज के बारे में अवेयरनेस रखते हो, आप उसमें कुछ पॉइंट कुछ एडिशंस करके आप उसी तरह की चीज को मार्केट में लेके आते हो, मार्केट में चीज को बनाते हो, उसको सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज का नाम देते हो। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, ये पीरियोडिकल्स क्या है?
क्या कह रही हो? मैम पीरियोडिकल्स का पूछ रही हूँ मैं। पीरियोडिकल्स वो होते हैं जो आप लोगों के, जैसे सपोज करो, जैसे मैंने अभी आप लोगों को पीरियोडिकल्स जो है ना, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं। अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी लाइक आप लोगों को एक डिटेल में भी बात बताई है कि जो आप लोगों के पीरियोडिकल्स हैं वो आप लोगों की प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं। जो प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रही है, आप लोग उसको क्या करते हो, प्रोडक्ट को एनालिसिस करते हो और उसके ही कंपेटिटर्स के बिहाफ पे आप लोग अपनी नई एडिशंस करके अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हो। और कोई क्वेश्चन क्लास? नो मैम। इसको आप इस सेंस में भी ले सकते हो कि जो आप लोगों की पीरियोडिकली होती है ना, पीरियोडिकली में ये नहीं कि आप लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाई है और उसको आप लोगों ने फिक्स कर लिया है। जैसे जैसे आप लोगों का टाइम ड्यूरेशन गुजरता जाना है, टाइम टू टाइम आप लोगों ने इन चीजों के अंदर जो है ना वो न्यू पॉइंट्स, न्यू एडिशंस ऐड करते जाने हैं। उसको भी पीरियोडिकल्स का नाम दे सकते हो आप, कि एक हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम प्रोडक्ट बना के मार्केट में लेके आ रहे हैं। हम लोगों ने ऐसा नहीं करना कि हम लोग जो है वो एक फिक्स्ड हो गए हैं चीज पे, कि हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बना लिए तो हम उसको 10 ईयर्स स्टिल जो है वो वही वाली प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल आउट करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करोगे तो इट्स मीन दैट कि यू आर अ वेरी बैड कंडीशंस इन कंपनी। ठीक है, कि आप लोगों की जो कंपनीज हैं वो क्या करना चाहती होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि जी हमारे कस्टमर जो है वो हमारे से सेटिस्फाइड हो, हमारी सर्विसेज अच्छी हो, जिसकी वजह से हमारी जो है वो चीजें मार्केट में सेल आउट हो। अगर आप जो है वो टाइम टू टाइम चीजों के अंदर न्यू पॉइंट्स, न्यू एडिटिंग, न्यू टेक्नोलॉजीज करते जाओगे तो इट्स मीन दैट कि आप लोगों का जो एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो भी जो है वो बेटर होगा, और आप लोगों की फाइनेंशियल जो है वो स्टेटमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जो है वो भी बेटर हो जाएगी। ठीक है क्लास? ओके मैम। मानू नेक्स्ट वाली स्लाइड करो मानूर। अब नेक्स्ट स्लाइड में है कि मेथड्स, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फर्स्ट वन है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, सेकंड पे है वर्टिकल एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, उसके बाद ट्रेंड परसेंटेज है, और लास्ट पे आप लोगों के पास आ जाती है कि रेशियो एनालिसिस क्या होती है। ठीक है, अब फर्स्ट पे हमारे पास आ जाती है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है। जी हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में करो बच्चे। जी यार कितनी स्लाइड्स है इसकी, काउंट करके बताओ। फिफ्टी 56 है। कितनी स्लाइड्स पढ़ ली हैं अभी? 8 स्लाइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शो ओनली परसेंटेज एंड नो एब्सोल्यूट डॉलर अमाउंट। वो कहते हैं कि जो कॉमन साइज आप लोगों की स्टेटमेंट होती है उसमें आप लोग परसेंटेज की सूरत में जो है वो अपने क्वेश्चन, अगर आप लोगों को याद हो, बल्कि आप लोग तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों का मैथ्स भी होगा, आप लोगों के सब्जेक्ट होंगे ना, आप लोगों के मैथ्स सब्जेक्ट्स। यस मैथ्स मैम। पढ़ रहे हो? मैथ पढ़ रहे हो ना? जो आप लोगों के मैथ के सब्जेक्ट होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जो आप लोगों के क्वेश्चन में जो आप लोग लास्ट पे निकालते हो, आंसर्स डाल के निकालते हो, कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को कहा होता है कि जी आप लोगों ने सिंपल अमाउंट्स लिख देनी है। कुछ आप लोगों के रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोगों ने इन आंसर्स के साथ जो है वो परसेंटेज को मेंशन करना है। ठीक है, वो कहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसके ना नेक्स्ट जाके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, इन्हीं स्लाइड्स में मैं आप लोगों को वहां जाके दिखाती हूँ, फिर आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे ज्यादा पॉइंट्स। कॉमन साइज एनालिसिस वो होता है जिसमें आप लोग जो है वो डॉलर की सूरत में अपनी अमाउंट्स को नहीं एक्सप्लेन करते, ओनली परसेंटेज के भी हाफ पे आप अपने आंसर्स को जो है वो प्रेजेंट कर देते हो, उसको कॉमन साइज स्टेटमेंट कहते हो। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो मानो।
अब यहाँ पे आ जाता है कि आप लोगों का हॉरिजेंटल एनालिसिस कैसे होता है। आप लोगों ने कभी पढ़ा है वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजेंटल एनालिसिस? पढ़ा होगा कंप्यूटर में आप लोगों ने? नो मैम। नहीं पढ़ा आप लोगों ने? ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि यूजिंग कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कैलकुलेट डॉलर और परसेंटेज चेंजेस इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स फ्रॉम वन पीरियड टू एन अदर। अब जैसे यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो 2 इयर्स की स्टेटमेंट है। एक हमारे पास जो है वो 2007 है और एक हमारे पास 2008 है। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, 2007 को 2008 को आपस में कंपेयर करना है। हमने कंपेयर किस वजह से करना है? इस वजह से करना है कि हमें पता चले कि 2007 में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी थी और 2008 में हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है। हमारा जो है वो कंपेयर करने का यही थीम होता है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रीवियस स्टेटमेंट का भी पता होना चाहिए, हमें करंट का भी पता होना चाहिए। आप पर प्रीवियस को किस वजह से कंपेयर करते हो? इस वजह से करते हो कि जो आपके वहां पे वीक पॉइंट थे, जो आप लोगों की वहां पे जो है वो नेग्लिजेंसी थी, वो आप लोग नेक्स्ट करंट ईयर में जाके उसको कवर अप कर लो। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को। उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ने नीचे आप लोगों को एरो भी दिया होगा, दिया हुआ है ना आप लोगों को एरो? जी मैम। यस मैम। दिया हुआ है ना। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो एरो आप लोगों का बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में जो है वो शो हो रहा है, ये आप लोग का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। नेक्स्ट मानो जरा स्लाइड करो, इनको वर्टिकल एनालिसिस दिखाओ। जो आप लोग का एक्स एक्सिस पे होता है वो आप लोगों का हॉरिजॉन्टल होता है, जो वाई एक्सिस पे होता है वो आप लोगों का वर्टिकल एनालिसिस होता है। ये बात याद रखनी है, जो एक्स एक्सिस पे होता है वो आप लोगों का हॉरिजॉन्टल होता है, जो वर्टिकल एनालिसिस होता है वो आप लोगों का वाई एक्सिस पे होता है। अब यहाँ पे उसने कहा फ्रॉम अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईच आइटम इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द सिग्निफिकेंट टोटल। एग्जांपल, ऑल इनकम स्टेटमेंट आइटम्स आर एक्सप्रेस आ बैलेंस शीट लिखा होगा नीचे। अब यहाँ पे नजर नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट लिखा होगा। ठीक है, अब उसने कहा कि जो आप लोग की वर्टिकल एनालिसिस होती है उसमें क्या करते हो, आप लोग चीजों को कंपेयर नहीं करते। जो आप लोग की हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है उसमें आप लोग चीजों को कंपेयर करते हो। जैसे 2007 और 2008 की बात करके आए हैं कि आप लोग उसमें चीजों को क्या करते हो, कंपेयर करते हो। लेकिन जो आप लोग के पास वर्टिकल एनालिसिस होता है उसमें आप लोग एक सिंगल स्टेटमेंट लेते हो, उन सिंगल स्टेटमेंट को लेके आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना के आप उसके सिग्निफिकेंट जो है वो रूल्स निकालते हो, जिसमें आपके पास इनकम स्टेटमेंट आ जाती है और आपके पास बैलेंस शीट आ जाती है। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट करो, स्लाइड करो मानो। उसके बाद आ जाता है आपके पास के ट्रेंड परसेंटेज क्या होती है। जो आप लोगों की ट्रेंड परसेंटेज उसने यहाँ पे लिखा है कि शो चेंजेस ओवर टाइम इन गिवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स कैन हेल्प इवेल्युएट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द सर्वन ईयर्स। अब वो कहते हैं कि जो आपकी इन शॉर्ट हम ये देख लेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस परसेंटेज जो होती है वो आप लोगों के हॉरिजॉन्टल के लिए हेल्प आउट होती है। जब आप लोग अपना हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हो क्लास, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। हेलो जी मैम। आ रही है बात। अब यहाँ पे ट्रेंड परसेंटेज की बात कर रहे थे कि ट्रेंड, ठीक है, मैंने आपसे ये बात की कि ट्रेंड परसेंटेज में क्या करते हो आप लोग, जो आप लोगों का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है उसमें ट्रेंड परसेंटेज जो होती है वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है। इस वजह से हेल्प आउट करती है, जो आप लोगों की ट्रेंड परसेंटेज होती है वो आप लोगों को बताती है कि आपने चीजों की फोरकास्टिंग कैसे करनी है। अगर आप लोग जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की और वर्टिकल एनालिसिस की बात कर रहे थे,
कि जो आप लोगों की हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होती है वो आप लोगों को कंपेयर करते हो, आप लोग उसमें 2 इयर्स को और 2 इयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपस में कंपैरेटिव करते हो। जो आप लोगों की वर्टिकल एनालिसिस होती है उसमें आप लोग सिंगल जो है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेते हो और उसका ही आप लोग एनालिसिस करते हो। जो ट्रेंड परसेंटेज होती है उसमें आप लोग चीजों की फोरकास्टिंग करते हो, जिसमें आप लोग चीजों की फ्यूचर प्लानिंग करते हो। जैसे लेट्स सपोज करो कि अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप लोगों ने उसको करंट भी देख लिया, आप लोगों ने प्रीवियस भी देख लिया कि क्या उसकी जो है वो उसकी रेशो थी, क्या उसके सेल आउट पॉइंट थे, कैसे उसकी रनिंग थी, कैसे इसके वीक पॉइंट थे। आप लोगों ने अगर कोई बिजनेस सेट करते हो तो आप लोगों का डिसीजन जो आप लोग प्लानिंग जो है वो जस्ट ये नहीं होती कि प्रीवियस और करंट के ऊपर फोकस कर लिया, आप लोगों ने उसकी कॉस्टिंग उसकी फ्यूचर प्लानिंग भी सेट करनी होती है कि अगर लेट्स सपोज कि हमें कुछ जो है इसके अंदर न्यू एडिशंस करनी पड़ जाती है, न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, तो हम लोगों ने कैसे चीजों को सेट करना है और कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है। ठीक, क्लियर है पॉइंट क्लास? जी मैम। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो। अब यहाँ पे आ जाता है आप लोगों का कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है। Expressions of the logical relationship between items in a financial statement of the single period, example percentage relationship between revenue and net income। अब यहाँ पे भी आप लोगों को भी पता होगा कि जो आप लोगों की रेशियो एनालिसिस होती है उसमें क्या करते हो, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने पहले कभी रेशियो एनालिसिस का? नो मैम। नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। रेशियो एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जिसमें आप लोग अपनी रेशियो को कंपेयर करते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो नेट इनकम और नेट लॉस है, ठीक है। जो हमारे पास नेट इनकम और नेट लॉस है, जब हमारे पास दोनों नेट इनकम भी निकल आया और नेट लॉस भी निकल आया, ठीक है, हम यहाँ पे ये सपोज कर लेते हैं, फिर हम लोगों ने शो का एनालिसिस करना होता है क्या हमें प्रॉफिट ज्यादा हुआ है या लॉस ज्यादा हुआ है। अगर हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी रेशियो करनी है, अगर हमें लॉस ज्यादा तो हमने अपनी रेशियो मैम आपकी आवाज कट रही है, करना है अकॉर्डिंग करना है। रेशियो एनालिसिस क्या होती है शॉर्ट फॉर्म में कि आप लोग अपनी जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो हम उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं। अगर हमारी आवाज कट रही है? यस अब आ रही है? ठीक है मैम काफी कट रही है। हेलो क्लास आवाज आ रही है? मैम आती है लेकिन Yes, कट ma'am. करके आती है मैम। कट रही है आवाज? यस मैम, बीच बीच में से कट क्लास जाती है। आप लोगों के पास भी मेरी आवाज नहीं आ रही, सबके पास कट जाती है। अच्छा, हम यहाँ बात कर रहे थे रेशियो, मैंने आपको बताया कि रेशियो एनालिसिस होता है जिसमें मैम आप सिर लोग कटने लग गई है। दो चीजों का आपस में रिलेशनशिप शो करवाते हो। जैसे मैंने लाइक आप लोगों को एग्जांपल दी है कि एक हमारे पास इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, एक हमारे पास बैलेंस। क्या हुआ, क्या कह रहे हो? मैम फिर कटने लग गई थी आवाज। क्या कह रहे हो? क्लियर नहीं आ रही आवाज? क्या हो रही है? आवाज कट जाती है। अब देखो तो आ रही है ठीक? यस यस मैम। मैम। ठीक है। अब यहाँ हम बात कर रहे थे रेशियो एनालिसिस की बात कर रहे थे। मैंने अभी आपको बताया कि रेशियो एनालिसिस में क्या करना है, हम लोगों ने रिलेशनशिप शो करवाना है। कौन किसका रिलेशनशिप शो करवाना है? जैसे हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं कि हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट में बताया कि नेट इनकम नेट प्रॉफिट निकालते हो,
नेट इनकम, सॉरी, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस लेते हो, ठीक है, जो हमारे पास बैलेंस शीट आ जाती है उनमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज लेते हो। जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी ये जो रेशियो है, हमारा एनालिसिस इनकम स्टेटमेंट का ठीक है या हमारा रेशियो एनालिसिस जो है वो हमारी बैलेंस शीट का ठीक है। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो मानूर। अब यहाँ पे देखो उसने अगेन आप लोगों को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की एग्जांपल दे के बता दिया है। मैंने आप लोगों को बता दिया हॉरिजॉन्टल क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स भी दे के बता दी। अब यहाँ से आप लोग एक दफा अगेन उसको देख लेना। नेक्स्ट वाली एनालिसिस करो मानूर स्लाइड। अब यहाँ पे आ जाओ, मेन जो है उसने क्या कहा है कि आप लोगों के पास जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है ना, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो आप लोगों के पास एक्स एक्सिस पे आप लोगों के पास चीजें आती हैं उसको क्या कहते हो आप लोग, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हो। अब उसने ऊपर लिखा भी हुआ होगा कि उसने कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई है आपने 31 दिसंबर की 1999 की और 1998 की, लिखा हुआ है यहाँ पे, जी मैम। लिखा हुआ है क्लास, जी मैम। लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हाँ, अब आप लोगों ने यहाँ पे एसेट्स ले लिए हैं। यहाँ पे सिंपल उसने करंट एसेट्स लिए। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आप लोग जो है एसेट्स, सिंपल ये समझ लो कि एसेट्स वो होते हैं जो आप लोगों को मोर देन जो है वो बेनिफिट्स देते हैं 1 ईयर से। जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास जो है वो मशीनरी है, हमारे पास लैंड है, हमारे पास बिल्डिंग है, ये हमारे एसेट्स होते हैं। एसेट्स वो होते हैं कि जिनके ऊपर हम लोग हैवी अमाउंट लगाते हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनसे मोर देन 1 ईयर बेनिफिट लेते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल हम लोग मशीन ले लेते हैं। अगर हम लोग कोई मशीन परचेज करते हैं, हम लोगों ने उसके ऊपर हैवी अमाउंट इन्वेस्टमेंट की है, तो आप उसको घर में लेके आते हो। ऐसा तो नहीं करते कि घर में लेके आए हो तो फौरन से वो खराब हो गई है, ऐसे तो नहीं होता। या ऐसे तो नहीं हुआ अगर लेके आए हो घर में उसको दोबारा फौरन से आप लोग वेस्ट कर देते हो कि जी मुझे पसंद नहीं आई मैंने इसको फेंक देना है, ऐसे करते हो? नो मैम। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि कैश क्या होता है। कैश आप लोगों को भी पता है कि क्या क्या होता है, आप लोगों के पास सोर्स ऑफ मनी होता है। अकाउंट रिसीवेबल आ जाते हैं आपके पास। जब अकाउंट रिसीवेबल उसको कहते हो कि जो पर्सन आप लोगों को उधार पे चीजें देता है, उधार पे चीजों को सेल आउट करता है और उसके बदले में जो आप लोगों से अमाउंट रिसीव करता है उसको अकाउंट रिसीवेबल का नाम देते हो। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री आप लोगों की चीजें होती हैं, आप लोगों की प्रोडक्ट्स होती हैं। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस वो होता है जो आप लोगों ने ऑलरेडी जो है वो एक्सपेंस था, आप लोग उसको पे कर चुके हो। एक्सपेंस सिंपल क्या होता है? आप लोगों का खर्चा होता है, ठीक है। कि अगर आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट को, जैसे हम कोई भी चीज, जैसे बुक की एग्जांपल कर लेते हैं कि हमने कोई बुक परचेज करनी है, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं शॉपकीपर ने पैसे बुक दे देने की, ठीक है आप लोग ले जाओ। जाहिर सी बात है आप लोग उसको पेमेंट दोगे तो आप उसको बुक को परचेज करोगे, उसको हम एक्सपेंस का नाम देंगे। उसके बाद टोटल करंट एसेट्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए, जितने भी हमारे एसेट्स थे हमने उनको टोटल कर लेना है। उसके बाद प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट होती है। प्रॉपर्टी का आपको भी पता है कि इक्विपमेंट कहते हो सामान को, चीजों को। उसके बाद बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट आ जाती है और टोटल प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट आ जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया होगा, एसेट्स दिए गए होंगे, आपने जस्ट क्या करना है, चीजों को कंपैरेटिव करना है। चीजों का कंपैरेटिव कैसे करना है? जो आपके पास 1999 है और 1998 की, यहाँ पे आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल दी गई है कि आपने ये देखना है कि 2019 में आप लोगों के एसेट्स ज्यादा थे या 2098 में आप लोगों के एसेट्स ज्यादा थे, ठीक है। ओके मैम। चलो नेक्स्ट वाली स्लाइड करो महानूर। अब यहाँ पे आप लोगों को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की एग्जांपल दी हुई है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ से भी आप लोग एक दफा देख लेना। चलो वेरी नेक्स्ट स्लाइड करो महानूर। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो ना। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो। अभी हम पीछे भी जो है वो आपका यही क्वेश्चन करके आए हैं कि जी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की एक एग्जांपल की है। ये पीछे भी करके आए हो आप लोग, ये दोबारा अगेन उसने सिर्फ ये बता दिया है
कि जो आप लोगों का वर्टिकल एनालिसिस था उसका टोटल कितना, वो 1999 का और 1998 का टोटल उसने निकाल के फिर उनको लेस करके ये बता दिया कि जो आप लोगों की एग्जैक्ट अमाउंट आई है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की वो क्या अमाउंट आई है। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो महानूर। अब यहाँ पे पीछे करो जरा, एक दफा इनको बता ही दो, नहीं तो फिर इन्होंने कहना है कि ये कहाँ से आ गई है। ये देखो यहाँ पे और पीछे वाली स्लाइड करो, बस यहीं पे। अब यहाँ पे देखो सेकेंड लाइन में उसने आप लोगों को करंट एसेट से नीचे कैश का दिया होगा, कैश दिया हुआ है आप लोगों को। यस मैम। कैश कितनी अमाउंट से दी हुई है, कितनी अमाउंट दी हुई है कैश की, बताओ शाबाश। मैम 12,000 है। $12 की अमाउंट दी हुई है, ठीक है। और 1998 में देखोगे कि 23,500 की अमाउंट दी हुई है आप लोगों को कैश की। जब आप लोग दोनों कैश को करंट आप लोगों का ईयर को और प्रीवियस ईयर को आप लोग लेस करोगे तो आपके पास 11,500 की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। ओके मैम। मनु नेक्स्ट वाली स्लाइड करो बच्चे। अब यहाँ देखो उसने आप लोगों को परसेंटेज निकाल के दी हुई है। जो आप लोगों ने प्रीवियस आंसर निकाला है वो 11,500 की अमाउंट थी, उसको आप लोगों ने डिवाइड कर दिया 23,500 की अमाउंट से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। आपको भी पता है कि जब भी आप लोगों ने रेशो निकालनी होती है तो आप लोग उसको 100% की सूरत में लेते हो। जब आप लोगों ने 11,500 को डिवाइड किया 23,500 से और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो आपके पास 48.9% की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में यही पढ़ के आए हम लोगों ने परसेंटेज की सूरत में एनालिसिस करना है। जो हमारे प्रीवियस ईयर होंगे और करंट ईयर होंगे उनका आपस में कंपैरेटिव करके उसकी रेशो निकालनी है हमने, ठीक है। नेक्स्ट करो क्लास महानूर। अब यहाँ पे भी आप लोगों को जो है ना वो एनालिसिस ही दिया हुआ है, उसकी अगेन एंड अगेन उसने एग्जांपल दी हुई है। नेक्स्ट वाला करो मनूर। ये 1 मिनट पीछे करो जरा, इनको एक बात और बता दूं। ये देखो करंट के बाद कैश के बाद सॉरी आप लोगों को अकाउंट रिसीवेबल दिया होगा। जब आप लोग 60,000 को आप लोग लेस करोगे 40,000 में से तो आपके पास 20,000 की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। जब आप 20,000 को मल्टीप्लाई 100 के साथ करोगे तो आपके पास 50.0 की अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह जितनी भी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आपको फिगर दी गई है आपने स्टेप बाय स्टेप सभी को लेस करके मल्टीप्लाई 100 के साथ करते जाओगे तो ये अमाउंट्स आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाली स्लाइड में किया। नेक्स्ट वाली महनूर स्लाइड करो। इससे वेरी नेक्स्ट करो। इसको छोड़ दो, नेक्स्ट वाली करो। इसको ये नहीं करना आप लोगों ने, इसको स्किप कर देना है, ठीक है। ये वाली स्लाइड को नेक्स्ट वाली स्लाइड करो। मानून बच्चे नेक्स्ट स्लाइड करो। अब यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाता है कि उसने नेट सेल्स निकाल